नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में अक्सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो है आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो भौतिकी से रिलेटेड है उससे संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें लगभग 350 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो ये सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप ना करते हुए शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है बगैर समय बिताए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो देखिए, लिफ्ट में भार कब अधिक मालूम होता है। तो लिफ्ट जैसे मान लेते हैं ऊपर की ओर जाती है, तो भार जो है मेरा कब अधिक मालूम पड़ा। ऊपर की ओर जाती है तो ये जो है भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे की ओर आती है तो भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है, आभासी प्रतीत होता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि भार कब अधिक मालूम प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। यहाँ पे हम एक और आपको कॉन्सेप्ट दे दें। कभी कभी पूछता है कि बैठे हुए व्यक्ति का भार कब कम महसूस होता है। तो उसके लिए जो है त्वरित गति से क्या होना चाहिए, नीचे आ रही है। त्वरित गति से क्या होना चाहिए, नीचे आ रही हो, तब जो है कम होता है। इसमें मतलब जो है कम भार को रिप्रेजेंट करता है, कम भार को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अधिक भार को रिप्रेजेंट करता है, अधिक भार को रिप्रेजेंट करता है। और समान वेग से नीचे या ऊपर जाए तो उसमें जो है भार अपरिवर्तित रहता है। भार मेरा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका भी फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार बी हो जाएगा। कहा तरित चालक जो तांबा का बनाया जाता है आविष्कार किसने किया था। तो ये देखिए, आपको जो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। और यही जो है आपको आवेश का भी खोज किया था। किसका खोज किया था, आवेश का भी यही खोज किए थे। ठीक है, चलिए आगे। और ग्राहम बेल के बारे में जानते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा कह रहा है कि कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक है। तो देखिए, पैरामैग्नेटिक कौन होता है, इसको हम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आपका पहला प्रति चुंबकीय होता है, प्रति चुंबकीय होता है। दूसरा जो होता है आपका अनुचुंबकीय, जो भी पूछा गया है, अनुचुंबकीय होता है। और तीसरा जो होता है वह लोह चुंबकीय होता है। क्या होता है, लोह चुंबकीय होता है। सबका कुछ एग्जांपल दे देते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, प्रति चुंबकीय जिसे हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं, क्लियर। तो इसमें जो है जितना लगभग 2 डिजिट का नाम आएगा लगभग, मतलब एक कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट का जो आता है, जैसे कहने का मतलब जल, सोना, इसमें बोलने चाल में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और बिस्मिथ आता है। तो देखिए इसमें जो है, और एक खाने की चीज़ नमक, जल नमक की बात होगी तो जल और नमक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब जो है मेरा क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है। जल हो गया, सोना चांदी, मतलब आभूषण की चीज़। ये 3 तो सोना चांदी, तांबा जो है ये आप तो, और एक हीरा भी ले लीजिए, हीरा भी इसी में आता है। ठीक है, तो मतलब आभूषण बनाने की चीज़ जो भी है, सोना चांदी तांबा हीरा, ये सभी क्या होता है, डायमैग्नेटिक होते हैं। और अनुचुंबकीय में क्या होता है, तो अनुचुंबकीय में जिसके पीछे यम लगा रहे, ठीक, लगभग वह जो है अनुचुंबकीय होता है। जैसे सोडियम, क्या हो जाता है, सोडियम, सोडियम देखिए पीछे यम लगा है। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम, ये भी इसमें भी यम लगा है लगभग ये। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है, प्लेटिनियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। उसके बाद एक इसमें जो विशेष बाद में पूछा जाता है ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन भी आपका जो है अनुचुंबकीय है। क्लियर, तो ये देखिए आपको एग्जांपल याद रखने का तरीका है, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके अलावे लोह चुंबकीय में मात्र 3 है। आपको जो है एक लोहा याद रखना है, एक निकेल याद रखना है, एक कोबाल्ट याद रखना है। लोहा निकेल कोबाल्ट जो है लोह चुंबकीय में आता है। क्लियर, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
त्रिविमीय चित्र मतलब 3 डायमेंशनल फिगर किसके द्वारा बनाया जाता है, तो होलोग्राफी के लिए बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है आपका घनत्व जो है आपका अपरिवर्तित रहता है, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्त मतलब सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है इसलिए जो अस्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर कह रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के परिणाम होता है, तो देखिए ये जो है इंटरफ्रेंस के कारण होता है, मतलब व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण के अलावा जो है उसमें परावर्तन भी रहता है, क्या रहता है, परावर्तन भी रहता है। तो इसमें हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो है साबुन का झाग चमकता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे, तो देखिए इसका जो है आप जब फॉर्मूला लिखते हैं F-32 बाई 180 बराबर C/100 तो C का वैल्यू जब -40 रखिएगा तो F का भी वैल्यू आपका क्या आएगा, -40 ही आएगा। ये डिग्री सेल्सियस में आएगा, ये फ़ारेनहाइट में आएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है, भाप से हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि तो देखिए भाप में जो है लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है जिसके कारण भाप से हाथ ज़्यादा जलता है, जबकि नॉर्मल जल से उतना नहीं जलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो किया था। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा अति चालकता का लक्षण है, तो अति चालकता का लक्षण जो होता है आपका उच्च पारगम्यता होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो देखिए परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। क्लियर, और जबकि हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाएगा, हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाएगा तो वो आपका जो है नाभिकीय संलयन पर होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब जो है अपने नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरण को उत्सर्जित करता है, मतलब इसमें तीनों हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती किसके कारण, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है बहुत कम होने लगता है, तो वायु दाब के कमी के कारण जो है फाउंटेन पेन से इंक निकलती है, या किसी किसी व्यक्ति को ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पर नाक से ब्लड भी आता है, तो ये सब कारण जो होता है वायु दाब में कमी के कारण होता है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पेज थोड़ा ऊपर था, हम नीचे से पढ़ाने लगे थे। चलिए हाँ, ऊपर का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है, तो देखिए विद्युत अपघटय जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है NH4 आपका Cl होता है, NH4Cl होता है। इसी को हम लोग जो है नौसादार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नौसादार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कारण लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है, तो देखिए इसमें सिंपल आपको फंडा बताते हैं। कोई भी वस्तु जब तैरती है किसी चीज़ में तो तैरने वाली वस्तु का घनत्व कम होता है और जिस पे तैरती है उसका ज़्यादा होता है। क्लियर, तो यहाँ देखिए लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोहा का कील पारे में तैरता है मतलब पारा का घनत्व ज़्यादा है, लोहे का घनत्व क्या है, कम है, और जबकि पानी में डूब जाता है तो यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा कि पानी का घनत्व कम है, लोहे का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, इसलिए डूब जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हम लोग ढूंढते हैं, तो इसका हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, एकदम राइट, तथा पारे से कम है, तो इसका राइट आंसर आपका यही बनेगा सी नंबर। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर में कह रहा है ऊंचाइयों की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल बार बार बोल रहे हैं जैसे ऊंचाई की बात आएगी तो आपका जो है वायुमंडलीय दाब घटेगा। ठीक है, तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है, जिसके कारण जो 100 डिग्री से नीचे ही मेरा पानी खौलने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा
उच्च रीति से कटे हुए हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। तो देखिए इसका जो है अपवर्तनांक जो होता है काफ़ी हाई होता है, इसीलिए वो ज़्यादा चमकता है। ठीक है, तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होने के कारण। चूंकि दुनिया में जितने भी पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा जो है अपवर्तन सूचकांक जो है हीरा का ही है। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं 16 नंबर में। कह रहा किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, किसी अपारदर्शी मतलब जिसका कोई रंग नहीं, का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है। देखिए जो जिस रंग को अवशोषित करता है वही रंग में दिखता है। क्लियर। जैसे लाल कोई अगर किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह सभी का सभी रंग को क्या करता है, वह परावर्तित कर देता है। सभी का सभी रंग क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो वह जो अपारदर्शी होता है जिसे हम लोग सफ़ेद भी कर सकते हैं, और जो सभी का सभी रंग को अवशोषित कर लेता है वह काला हो जाता है। ठीक है। और जब कोई पार्टिकुलर रंग को कोई रिफ्लेक्ट करता है, जैसे लाल को रिफ्लेक्ट करेगा तो वह वस्तु लाल दिखेगा, हरा को अगर रिफ्लेक्ट करता है तो वह हरा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा अपारदर्शी वस्तु का रंग किसके कारण होता है, तो परावर्तित होने के कारण, मतलब सभी का सभी रंग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है। तो मतलब दो जब पैरेलल यहाँ पे रखा जाता है तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या जो होता है आपका अनडिफाइंड हो जाता है, अनंत हो जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम पहले से इसको हम पढ़ा चुके हैं, तो चलिए हम आगे वाले पेज पे चलते हैं, अगले पेज को सही से सेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो देखिए जब पानी जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आयतन क्या होता है, आयतन जो है आपका आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण वह क्या होता है, टूट जाता है। वो भी खास करके कांच की बोतल की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर 1, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होते हैं वो हमेशा अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। तो यही देखिए वायुमंडलीय दाब से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो देखिए ये बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। जब मतलब एक ही धुन बजाया जा रहा है तो उसमें हम डिफरेंस किससे पता करेंगे। तो देखिए ये केवल ध्वनि के गुणता के कारण होता है, मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण, क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण जो होता है आपका डिफरेंस केवल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 24 नंबर में हम लोग चलते हैं। 24 नंबर का रहा है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि। तो देखिए इसमें वाष्पीकरण का दर जो है तेज होता है, जिसके कारण ओस मेरा नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए जब ह्यूमिडिटी हो जाती है तो वाष्पीकरण का दर क्या होता है, घट जाता है। मतलब आर्द्रता जब बढ़ती है तो वाष्पीकरण मेरा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ देखिए पसीना का आर्द्रता के कारण जो है वाष्पित नहीं होना, मतलब ये घट जाता है, जिसके कारण हम लोग को उमस महसूस होती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो देखिए समुद्र नीला प्रतीत होता है तो ये जो है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आपका समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है धूप चश्मे की क्षमता होती है। तो धूप चश्मे की क्षमता जो होती है आपका 0 डायोप्टर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर जो है +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए पावर बराबर जो होता है P बराबर जो होता है 1/f होता है, और f जब निकालिएगा तो 1/p हो जाएगा, तो 1/2। और ये मीटर में रहता है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये हो जाता है कितना, 50 cm, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि लोहा जो होता है सुचालक होता है,
ताप का क्या होता है, सुचालक होता है, जबकि लकड़ी जो होता है क्या होता है, कुचालक होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। मतलब जो है लोहा अच्छा चालक है, जबकि लकड़ी जो है बेड कंडक्टर होता है, इसलिए जो है यह उतना ठंड नहीं लगती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित कोण क्या हो जाएगा। देखिए इसका एकदम सिंपल फंडा है, किसी भी इसमें वेरिएशन लाते हैं तो अगर थीटा कोण पर इसको रिमूव कर रहे हैं तो इसका जो परावर्तित कोण हो जाता है हमेशा डबल होता है, 2 थीटा हो जाता है। तो देखिए 2 थीटा आपका कहाँ, ये है। अब दूसरा चीज़ हम ये बोलना चाहते हैं, अगर कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, क्लियर, इसमें कोई आदमी जो है मेरा, कोई आदमी भी वेग से मेरा मूव कर रहा है, भी वेग से दर्पण की तरफ आ रहा है, तो इस पर जो प्रतिबिंब का वेग दिखाएगा वो भी आपका क्या दिखाएगा, 2 भी दिखाएगा। मतलब हमेशा 2 का मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, तो देखिए पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब आपका, यहाँ पे हम आपको समझा दें कि जैसे मान लेते हैं ये विरल माध्यम है और ये मेरा सघन माध्यम है, तो विरल जब सघन से प्रकाश विरल की ओर जाती है, जब सघन से विरल की ओर जाती है तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, तो अब देखिए सघन विरल आप समझिएगा कैसे, तो हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, आप समझिएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको हम दे रहे हैं, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर से हीरा का लेते हैं, चूँकि यही सबसे ज़्यादा होता है। हीरा हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। सबसे ज़्यादा सघन जो होता है हीरा होता है और सबसे कम जो होता है वायु होता है। तो आपको सघन से कहाँ चलना है, विरल, मतलब हीरा से कांच में जाइएगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, हीरा से जल में चलेंगे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, हीरा से वायु में चलेंगे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, या कांच से जल में चल सकते हैं, या कांच से वायु में चल सकते हैं, या जल से वायु में चल सकते हैं। ये मतलब ऊपर से नीचे आने की पॉसिबिलिटी में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको देखिए यहाँ का ऑप्शन देखिए, वायु से जल, तो नीचे से ऊपर गया तो ये पॉसिबल नहीं है। जल से कांच, जल से कांच ये भी पॉसिबल नहीं है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया है। हीरे से कांच, देखिए हीरा से कांच आया हुआ है, तो कहने का मतलब ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का विशेष स्थिति को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो होता है आपका P+N होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो देखिए इसको समझने के लिए हम एक आपको डायग्राम बनाते हैं, उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 9 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, बीच में हम लोग 4 लेते हैं, क्योंकि 4 का डाटा सबको याद रहता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। घनत्व तो क्या होता है, मैक्स होता है, घनत्व मैक्स होता है, और आयतन क्या होता है, मीन होता है। आयतन क्या होता है मेरा, मीन होता है। क्लियर। अब देखिए हमको 9 से 3 की तरफ बढ़ना है, 9 से 3 की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए कहने का मतलब है कि जब घनत्व यहाँ पर मैक्स है तो इधर चलेंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। ये घनत्व इधर चलेंगे घटेगा, मगर हमको बताना किसके बारे में, आयतन के बारे में बताना है। तो आयतन के बारे में लिए सोचते हैं, आयतन जो है जब उधर से लौटेंगे 9 से इस पे आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक क्या होगा, घटेगा, और यहाँ के बाद वह फिर क्या होगा, बढ़ेगा। 4 के बाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको कह रहा है 9 से 3 तक में आप सिचुएशन बताइए, तो 9 से 4 तक वह क्या होगा, घटेगा, और 4 से 3 तक में वह क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब पहले आयतन जो है घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। तो 33 का आपका देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है 33 का आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपका क्वेश्चन आ गया प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक क्या है। डायमैग्नेटिक अभी तुरंत बताएं डायमैग्नेटिक क्या होता है। तो आप इसमें देखिए आपका जो है ये फेरोमैग्नेटिक, लोहा फेरोमैग्नेटिक है, ये भी फेरोमैग्नेटिक है, ये भी फेरोमैग्नेटिक है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 जो है आपका डायमैग्नेटिक है। क्लियर। अभी तुरंत हम बताए हैं यहाँ पे देखिए पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, कह पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण प्रकृति में होता है। तो देखिए प्रकाश का जो है डुअल नेचर होता है, वह जो है वेव के भांति भी काम करता है और पार्टिकल के भी भांति काम करता है। मतलब प्रकाश जो है एक प्रकार का तरंग भी है, एक प्रकार का कण भी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्लियर।
तो आगे चलते हैं। करा एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो देखिए कार बैटरी में विद्युत अपघटय जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO4 होता है, और इसे जो हम लोग निक नेम किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, अम्लों का राजा नाम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए जब दो हल्का नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है तो उसे संलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलयन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। और नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है सूर्य में भी होता है और तारों में भी होता है। ठीक है, सूरज तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन ही है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो देखिए आपका ये जो है इसका उपयोग जो किया जाता है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग, क्रायोजेनिक्स का यूज होता है तो अंतरिक्ष यात्रा में चुंबकीय प्रोत्साहन मतलब ये, उसके बाद दूरमिति में किया जाता है। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा आपका 39 का डी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, रेडिएशन चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित किरण होते हैं। तो देखिए आपका कोबाल्ट 60 से गामा रे निकलता है। कोबाल्ट 60 से क्या निकलता है? गामा रे निकलता है। और इसका किसके लिए? तो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? कैंसर के इलाज में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो देखिए 100 डेसिबल हम लोग का सुनने की कैपेसिटी जो होता है 85 डेसिबल तक होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पर करा 100 डेसिबल किसका? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल जो होता है वो लगभग 100 डेसिबल के आसपास होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए इंद्रधनुष जो होता है आपका परावर्तन और अपवर्तन दोनों का संयुक्त घटना होता है, तो ये भी इंद्रधनुष के समान दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका जो है परावर्तन और अपवर्तन का जो है संयुक्त घटना होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, परावर्तन और अपवर्तन का जो है ये परिघटना पर आधारित होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए परमाणु पायल का प्रयोग जो किया जाता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब ये नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 45 आपको कह रहा है कि ध्वनि तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग के बारे में आपको बता दें, ध्वनि तरंग जो है प्रकृति में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग वैसी तरंग होती है जो माध्यम के कणों के क्या चलती है? पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें समानांतर कहाँ है? समानांतर लंबवत नहीं होगा, आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक नहीं होगा, कभी लंबवत कभी तिर्यक नहीं। अब देखिए तिरछी का सेंस अगर समानांतर का लेता है तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप समझिए ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है और ये जो होती है समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में प्रयुक्त किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए हमारे आंख में जिस प्रकार के उत्तल लेंस होता है तो उसी तरह कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो ये देखिए ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। इसमें होता है क्या कि ठोस जब पिघलता है तो ये जो है द्रव में जाता है और द्रव जब को गर्म किया जाता है तो वाष्प बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रक्रिया डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता है, द्रव बनने की प्रक्रिया कहानी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये कपूर के बारे में तो पूछा ही जाता है, इसका और हम बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को जो है आयोडीन भी दर्शाता है, कपूर दर्शाता है, उसके बाद गंधक दर्शाता है। अभी तुरंत हम बताए थे नौसादार, आप लोग को याद होगा, नौसादार याद नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भी दिखाता है। उसके बाद एंथ्रासीन दिखाता है, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन, ये काफ़ी है। आप इतना अगर ध्यान में रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, कपूर भी, गंधक भी, नौसादार जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, ये सभी जो है सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 kg राशि का वजन होगा। तो देखिए मतलब m बराबर आपको 1 kg दे दिया है। अब कह रहा है कि वजन मतलब वेट बराबर होता है mg होता है। क्या होता है? mg होता है 1 गुना ये 9.8 होगा, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए
98.8 न्यूटन आपका जो है सी नंबर में, तो राइट आंसर आपका सी होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जरत आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो देखिए इसको टॉर्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टॉर्क कहा जाता है। और जहाँ तक जरत आघूर्ण का है तो एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, जरत आघूर्ण बराबर जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं, जरत आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना अक्ष की दूरी का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आप इसमें जब पढ़ेंगे, जरत आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है टॉर्क कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 50 नंबर में कह रहा है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर अगर 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उस भार कितना होगा? तो देखिए, अगर पृथ्वी पर अगर जी मान लेते हैं ग्रेविटेशनल, चंद्रमा पर जो होता है, चंद्रमा पर जो जी का वैल्यू होता है वह G/6 होता है। क्या होता है? G/6 होता है। अर्थात अगर यहाँ पे 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जो होगा 600/6 बराबर 100 न्यूटन होगा। कितना होगा? 100 न्यूटन। तो देखिए आपका कहाँ 100 न्यूटन है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो देखिए संवेग बराबर होता है क्या? तो संवेग बराबर आपका जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, mv होता है। और वेग को तो हम लोग वेग ही बोलते हैं, वेग बराबर v हो जाएगा। तो रेशियो जब निकालिएगा मास mv/v, v भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m को हम लोग मास बोलते हैं। मास मतलब द्रव्यमान हो गया, तो ये क्या देगा? द्रव्यमान देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की, तो देखिए जो स्वतंत्र रूप से गिरती है उसका हमेशा जो है एक्सेलरेशन क्या होता है? समान होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन समान होता है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तुओं की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव ना हो। तो ये देखिए न्यूटन गति का प्रथम नियम है। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम में ही कहा गया है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे मान लीजिए किसी फील्ड में फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये अपना स्थिति को तब तक बनाए रखेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं। जैसे पैर मारना, तो पैर मारते हैं तो फुटबॉल क्या होता है? मोशन में आ जाता है। क्लियर। तो ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है। और न्यूटन गति के द्वितीय नियम से जो है, तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ बताते चलते हैं। न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। और द्वितीय नियम से जो है बल का व्यंजक F बराबर ma मिलता है। और न्यूटन गति के तीसरे नियम से बल की प्रकृति, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में पता चलता है। बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट जो है देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होता है। तो देखिए जब घोड़ा रुका हुआ रहता है तो उसमें जो है विराम जरत रहता है। ठीक है, और जब एकाएक चलना शुरू करता है तो घोड़ा तो गति में आ जाता है, वस्तु मगर विराम की अवस्था में रहना चाहता है, जिसके विराम जरत के कारण जो है गिरने की आशंका बन जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराम जरत। अगला क्वेश्चन है कि बल गुणनफल होता है। तो देखिए बल जो है F बराबर ma होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है बल होता है। तो देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन बल होता है, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों की समान विमीय सूत्र नहीं है? तो देखिए कार्य ऊर्जा का समान होता है, भार बल का समान होता है, संवेग आवेग का समान होता है, आपका जो है बल और दाब का अलग अलग होता है। ठीक है, क्या कि बल बराबर जो होता है आपको, बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण होता है। जबकि दाब बराबर जो होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका राइट आंसर बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। करा अदिश राशि है। अदिश राशि इसमें जो है ऊर्जा है, बाकी आपका बल अघूर्ण सदिश है, संवेग भी सदिश है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 59 में। करा निम्नलिखित में किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो देखिए चली गई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा है, चलता हुआ हथौड़ा में भी गतिज ऊर्जा है, खींचा हुआ धनुष में आपका गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। तो देखिए ये जो होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 330। और वायु का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ठीक, तो देखिए पहाड़ पे जैसे जाता है तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो है मेरा उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो आप देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ये आप जब नियम पढ़े जानते होंगे। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो मतलब आपतन कोण 90 है तो परावर्तन कोण भी मेरा कितना होगा? 90 ही होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। तो देखिए ये अवतल लेंस के भांति काम करता है। किसके तरह काम करता है? ये अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे चल रहे हैं। कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन भी 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो कह रहा है उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर जो होता है मेरा P+N होता है। P+N तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 4। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव आवेश होता है। तो निगेटिव में कितना? तो 1 यूनिट मतलब ऋणात्मक आवेश को यह जो है वहन करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है? तो देखिए क्यूरी जो होती है रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। तो रेडियो यहाँ पे रेडियो एक्टिव धारिता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्या कि आपको तापक्रम का जो है केल्विन हो जाता है, ऊर्जा का जूल हो जाता है, उष्मा का भी मोटा मोटी जूल होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो देखिए राइट ब्रदर्स जो है किसका आविष्कार किया था? तो ये वायुयान का किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीमा। क्लियर। और दूरबीन का जो है गैलीलियो खोज किया था, रेडियो का मार्कोनी किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का विकास किसने किया था? देखिए परमाणु बम का विकास जो किया था वो ओपेनहीमर किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ओपेनहीमर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? देखिए निम्नलिखित में किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई नापने में किया जाता है, जबकि बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है और हाइड्रोमीटर का डेंसिटी मापने के लिए किया जाता है। ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। करा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए सापेक्षता का सिद्धांत दिया है वो आइंस्टीन महोदय दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब तैरने का सिद्धांत मतलब उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? का सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो ये आर्किमिडीज महोदय ने किया था। ये ग्रीस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ग्रीस, जिसे अभी हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो हम लोग जो कहते हैं एक्टिनोमीटर बोलते हैं। एक्टिनोमीटर से हम लोग सूरज की तीव्रता को किरण की तीव्रता को मापते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 73 में चलते हैं। कह रहा है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए समुद्र के अंदर जो गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है उसे सोनार बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? सोनार। सोनार का मतलब होता है SONAR। तो इसमें देखिए 3 वर्ड है, SO है, उसके बाद आपका NA है और R है। तो इसमें देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक। कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार का किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टजन महोदय किए थे। और ये रॉन्टजन जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाला फर्स्ट पर्सन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? देखिए इसके लिए हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं। आप एक ट्रिक याद रखिए, कभी भी गलती नहीं होगी। GTC पेन याद रखिए। GTC पेन जो जिस ऑर्डर में है उसके साथ मैच करा दीजिए। ठीक है। तो देखिए G फॉर गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का खोज किया। T फॉर थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। और C फॉर चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का देखिए E जो है T से मैच कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का थॉमसन J थॉमसन किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है
समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो देखिए समस्थानिक गुण जो है आपको एलिमेंट में पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो वहाँ देखिए था, पहला जो क्वेश्चन था दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहा था। अब की बार है कि एक बड़े नाभिक जो है टूटता है और दो हल्के नाभिक में बिखरता है। तो इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका आ गया, फिर हम आपको एक बार याद दिला दें। यहाँ पे आप जीटीसी पेन याद रख लीजिए, जीटीसी पेन फिर से मेमोराइज करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन एन है, एन जैसे लास्ट है तो उसी तरह इसका लास्ट सी है, तो मतलब न्यूट्रॉन का खोज है चैडविक किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरणें अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन का कोण क्या होता है? अभी तुरंत हम बताएं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी मेरा कितना होगा? 60 होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए टेलीविजन का आविष्कार जो है जे एल बेड महोदय ने किया था, तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, करा कि पार्श्व मतलब लैटरल पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पॉइजो अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइजो अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो देखिए सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद क्या होती है? गोलाकार होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, करा न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है? तो न्यूनतम संभव तापमान जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है ये सबसे लोएस्ट है, इससे नीचे जो है तापमान नहीं जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। करा किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे वाष्पीकरण कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 85 में चलते हैं, करा वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो देखिए वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का सबसे मेन कारण जो होता है धूलकण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर जो है रियल एंड वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए वास्तविक और उल्टा आपका ए नंबर में, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो भी निश्चित किया जाता है वो तरंगदैर्ध्य के आधार पे किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो रेंज होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच जो है इसका किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। कारण नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और DTO का खोज जो किया था यूरे एवं बॉर्ट्समैन ने किया था। क्लियर। करा डायोड वह प्रयुक्ति है, मतलब वह यंत्र है जो धारा को केवल एक दिशा में, मतलब केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम डायोड कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 89 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए भार दे दिया है, मतलब W बराबर दिया है 29.4 न्यूटन दिया है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? mg लिखेंगे। mg बराबर 29.4 न्यूटन, तो मास हमको निकालना ही है, g का वैल्यू कितना रखेंगे? 9.8 बराबर 29.4 न्यूटन। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो m बराबर कितना निकल गया? 3 kg। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा? 3 kg। ठीक है। करा कैंडिला किसका मात्रक होता है? तो कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। 7 भौतिक राशि में से एक ये है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सदिश राशि है? तो देखिए आपका वेग सदिश राशि है, बाकी ये अदिश, ये भी अदिश और ये भी अदिश है। क्लियर। अगला क्वेश्चन करा कि एक नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में जब आता है तब जहाज, तो जहाज जो है थोड़ा जैसे इस लेवल में आ रहा है तो थोड़ा सा उठ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, चूँकि समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? तो देखिए जब 2 बर्फ़ के टुकड़े को सटाएंगे, दबाएंगे, तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है, और घटने के कारण एक दूसरे से चिपक जाता है, तो यहाँ हो जाएगा दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। 94 का आपका हो जाएगा ए नंबर, तो राइट आंसर आपका हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो देखिए वह जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बनाता है,
तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बचा रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है जब लिफ्ट जा रही है। तो देखिए अब कम की बात हो रही है, तो इसका मतलब लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो किसके साथ? त्वरण के साथ। तो त्वरण के साथ क्या आ रही है? नीचे आ रही है। वेग के साथ हम बार बार बोलते हैं, वेलोसिटी के साथ चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, भार जो है मेरा क्या होता है? नो चेंज, नो चेंज। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। करा किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्त काल जो है कितना हो जाएगा? तो देखिए इसको सिंपली ये 4% में 4 गुना होना चाहिए था, यहाँ प्रतिशत में दिया है। तो ये जो होता है t बराबर आपका 2π√L/g होता है। तो अगर मान लेते हैं 2πg मेरा कांस्टेंट रहता है तो t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहने का मतलब 4% बढ़ा रहे हैं तो 4% का जो यहाँ कितना निकलेगा? 2%। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। करा कि वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा? तो आपको बता दें कि ध्वनि की चाल पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं, हम इधर से धक्का लगा रहे हैं तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब ध्वनि पर दाब का प्रभाव कुछ भी नगण्य होता है, अर्थात जो चाल रहेगा वही चाल बना रहेगा, मतलब 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है ये आपका जो है नीला रंग के ज़्यादा स्कैटरिंग के कारण, तो मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये नीला रंग दिखाई देता है। ठीक, चलिए। और 100 नंबर क्वेश्चन है, करा ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। मतलब जब आपका परमाणु संख्या इक्वल हो और परमाणु द्रव्यमान नॉट इक्वल हो, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। लेकिन जस्ट इसका विपरीत हो जाए, जैसे परमाणु द्रव्यमान ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इक्वल हो और परमाणु संख्या जो है मेरा क्या हो? वह नॉट इक्वल हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम जो है समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समभारिक, आइसोबार्स। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये जो है सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था और आप लोग अगर इसे शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके परीक्षा में जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, बने हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हौसला को अफजाई करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।